Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about significance of South Asia. आज के टॉपिक को आप importance of South Asia का भी नाम दे सकते हैं. Inshallah in today's lecture we will learn each and everything about South Asia. तो हम स्टार्ट करते हैं जी साउथ एशिया के इंट्रोडक्शन से. ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साउथ एशिया है क्या. आउट ऑफ वर्ड्स 7 कॉन्टिनेंट्स एशिया इज द लार्जेस्ट. ठीक है, ये बेसिकली एक कॉन्टिनेंट है और दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया जो है वो सबसे बड़ा है. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये बेसिकली क्या है, जो एशिया है साउथ एशिया, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है. क्यों? डिफाइंड लार्जली बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द हिमालय कराक्रम एंड पामिर माउंटेन्स इन द नॉर्थ. ठीक है, क्योंकि इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा होता है किसके साथ? इंडियन ओशन के साथ. ठीक है, अच्छा, ये जो आगे लिखा हुआ है कि भाई हिमालयाज कराक्रम पामिर माउंटेन्स उनसे इसके नॉर्थ में वाक़ है. ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को आगे डिटेल से भी बताती हूँ सब कुछ. ओके जी, नेक्स्ट है जी ऑन लैंड क्लॉकवाइज. लाइक इंडियन ओशन जो है वो यहाँ पर लाई करता है इस रीजन में. ये सारा इंडियन ओशन यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, और अगर हम इस साइड पर देखें, ठीक है, तो इस साइड पे आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर आपको माउंटेन्स नजर आएंगी, हिमालयस की माउंटेन्स, कराक्रम की और हिंदुकुश की बड़ी बड़ी जो माउंटेन्स है वो आपको साउथ एशिया के इस रीजन पर नजर आएंगी. South Asia is bounded by Western Asia, Central Asia and East Asia and as well as Southeast Asia. अब ये तो क्या है जी आपका साउथ एशिया और इसके इर्द गिर्द आपको क्या नज़र आएंगी जी? सेंट्रल एशिया नज़र आएगा. टन बाय टन हम लोग हर वो कॉन्टिनेंट पढ़ते जाएंगे, सेंट्रल एशिया पढ़ते जाएंगे. ठीक है, और मज़ीद हम लोग पढ़ते जाएंगे. जैसे जैसे पढ़ेंगे यू विल गेट बेटर आइडिया. ओके, South Asia stands for diversity in every sense and yet constitutes one geopolitical space. ठीक है, कहने को तो ये जो पूरा का पूरा जो साउथ एशिया है ये एक वन जियोपॉलिटिकल स्पेस कहलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. बहुत से जगह पे क्लाइमेट जो है वो आप लोगों को डाइवर्स मिलेगा. ठीक है, एज वेल एज लोगों की लैंग्वेज मुख्तलिफ होगी, लोगों के मज़हब मुख्तलिफ होंगे. तो यहाँ पर डाइवर्सिटी पाई जाती है जबकि ये एक जियोपॉलिटिकल स्पेस है. साउथ एशिया इंक्लूड्स 8 कंट्रीज. ठीक है, साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज हैं जी? 8 कंट्रीज हैं. बात है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज हैं? 8. ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आप लोगों का. कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान. अब आप लोगों के सामने ये मैप ओपन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज साउथ एशिया में एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा अफगानिस्तान, देन पाकिस्तान, देन इंडिया, देन ये नेपाल आ जाएगा, भूटान, बांग्लादेश. ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा साइड पे? ये मालदीव्स और यहाँ पर साइड पे श्रीलंका आ जाएगा. ठीक है, तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ठीक है, सो 8 जो स्टेट्स हैं वो साउथ एशिया में आती हैं. नेक्स्ट, in 2022 South Asia had the world's largest populations of Hindus, Muslims, Sikhs, Jains and Zoroastrians. अच्छा जी, अब यहाँ पे साउथ एशिया में आपको पॉपुलेशंस मिलेंगी, हिंदू भी मिलेंगे आप लोगों को, पारसी भी मिलेंगे आप लोगों को, मुसलमान भी मिलेंगे, तो डिफरेंट सिख भी मिलेंगे आपको. ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशन यहाँ पर है. साउथ एशिया अलोन अकाउंट्स फॉर 90.47 ऑफ हिंदूज. ठीक है, अगर हम देखें तो कितने हिंदू साउथ एशिया में रहते हैं जी? 90.47. मतलब अगर दुनिया में 100% हिंदूज हैं, ठीक है, तो 90.47 जो उनसे वो मतलब कि साउथ एशिया में रहते हैं. ठीक है, सिख 95.5% जो सिख हैं वो मतलब कि इंडिया साउथ एशिया में रहते हैं. ठीक है, 31% जो मुसलमान हैं वो साउथ एशिया में रहते हैं. चाहे मुस्लिम मेजोरिटी की बात करूं तो पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी पाई जाती है, इसके अलावा बांग्लादेश में भी मुसलमान हैं. अच्छा, 35 मिलियन क्रिश्चियंस एंड 25 मिलियन बुद्धिस्ट. ठीक है, इसके अलावा साउथ एशिया में दुनिया के 35 मिलियन क्रिश्चियंस रहते हैं एंड बुद्धिस्ट जो है वो 25 मिलियन हैं. ठीक है, और ये जो फैक्ट्स फिगर्स है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आपने याद करना है. The South Asian Association for Regional Cooperation is an economic cooperation organization in the region which was established in 1985 and include all 8 nations comprising South Asia.
अच्छा जी, अब ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, ठीक है? और इसमें कौन-कौन से स्टेट्स जो उनसे वो इसके मेंबर हैं, एक्चुअली में जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं, ठीक है? वो इसके मेंबर्स हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये बेसिकली कब एस्टैब्लिश हुई थी? 1985 में, ठीक है? ताकि इन स्टेट्स को जोड़ा रखा जाए, ठीक है? ताकि ये स्टेट्स एक-दूसरे से बेनिफिट हासिल कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट क्लैश एग्जिस्ट करता है इन स्टेट्स में, वो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। The core countries of South Asia have a total area of 4.4 million किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है? जो टोटल एरिया है वो कितना है जी? 4.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ये भी एमसीक्यू आ सकते हैं, विच इज़ 10% ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ठीक है? अगर पूरा का पूरा एशियन कॉन्टिनेंट देखें, ठीक है, उसका 10% है सिर्फ, ठीक है? क्योंकि बाकी का जो कॉन्टिनेंट है वो डिफरेंट मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। The population of the region under the border definition is about 1.9 billion and about one fourth of the world population, ठीक है? अगर हम population देखें तो साउथ एशिया के जो population है वो टोटल population कितनी है? 1.9 बिलियन है, ठीक है? जो कि दुनिया का वन फोर्थ कहलाया जाता है, ठीक है? मेकिंग इट बोथ द populous and most densely populated जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? अब दुनिया का वन फोर्थ मतलब कुछ पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो एग्जिस्ट करते हैं आपके साउथ एशिया में, ठीक है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की है। द हिमालय सेपरेटिंग साउथ एशिया फ्रॉम ईस्ट एशिया अलोंग द बॉर्डर ऑफ चाइना। ओके जी, तिब्बत पे, और इसके अलावा हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ओके ओके, अब इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताना है वो मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ एक मैप में। लेट मी शो यू। ओके, ये देखें जी, ये आप लोगों के सामने आ गया है जी मैप, ठीक है? और यहाँ पर मैं ज़रा डायरेक्शंस ड्रॉ कर देती हूँ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पर जितनी भी इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं साउथ एशिया कॉन्टिनेंट की, वो आप लोगों को नॉर्थ में मिलेगी, यहाँ पर सारी बिखरी हुई मिलेंगी, ठीक है? यहाँ पे आपको कराक्रम माउंटेन्स, हिंदुकुश माउंटेन्स मिलेंगी, ठीक है? और बड़ी बड़ी जो चोटियाँ हैं जैसे कि केटू आ गया, माउंट एवरेस्ट आ गया, वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है? साउथ वाली साइड पे आप लोगों को इंडियन ओशन नज़र आएगा। तो ये डायरेक्शंस याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है जी, दी हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड एंड द डोमिनेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द नॉर्दर्न रिम ऑफ साउथ एशिया। दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन्स जो सी हैं वो साउथ एशिया के नॉर्थ में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? नॉर्थ वाला हिस्सा कौन सा है ये मैंने भी आप लोगों को ये बताया जी, ये वाला जो नॉर्थ वाला हिस्सा है यहाँ पर हाईएस्ट माउंटेन दुनिया की एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद है अदर कंट्रीज दैट शेयर द हिमालयस इंक्लूड नेपाल। अच्छा, जो हिमालयाज की जो रेंजेस हैं वो कौन कौन से स्टेट्स शेयर करी हैं जी? नेपाल, भूटान, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है? फर्दर नॉर्थ अलोंग द हिमालय रेंज ट्रेडिशनल रीजन्स ऑफ कश्मीर इज़ डिवाइडेड बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है? इसके अलावा मज़ीद आगे कश्मीर में रेंजेस जाती हैं, ठीक है? जो कि इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में बिखरी हुई हैं, ठीक? हम लोग हिमालयाज के ऑपोजिट जाएं तो हमें दो स्टेट्स नज़र आएंगी, ठीक है? जो कि आइलैंड पे कंपोज करती हैं। एक तो आ गया श्रीलंका, ठीक है? जो कहाँ पर है जी? अ लार्ज ट्रॉपिकल आइलैंड ऑफ इंडिया साउथ ईस्ट कोस्ट, ठीक है? इंडिया के साउथ ईस्ट कोस्ट पे, ठीक है? और दूसरा है जी रिपब्लिक ऑफ मालदीव, ठीक है? इसको आर्किपिलागो मतलब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइलैंड्स हैं, और जैसे कि इसमें 1200 आइलैंड्स हैं, ठीक है? और द हाइएस्ट एलिवेशन इज़ मेयरली 7 feet 7 inches। ओनली अबाउट 200 आइलैंड्स इन दी मालदीव्स आर इनहेबिटेड, ठीक है? इसमें से 200 जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, वो मतलब इनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पर लोग रह रहे हैं, और बाकी के जो आइलैंड्स हैं वो मतलब खाली हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दो स्टेट्स हैं, श्रीलंका और दूसरी क्या जी के मालदीव्स, ठीक है? जो कि किस पे कंपोज करती है जी? आइलैंड्स पे कंपोज करती है। ये भी मैं आप लोगों को मैप में ज़रा दिखा देती हूँ ताकि ईजिली आप लोग समझ सको। ये देखें, ऑपोजिट टू हिमालयाज, ये हिमालयाज, इनके अगर ऑपोजिट देखें तो दो स्टेट्स नज़र आएंगी, एक आपको श्रीलंका नज़र आ जाएगा और एक आपको मालदीव्स नज़र आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 1200 समथिंग आपको आइलैंड्स मिलेंगे, ठीक है?
और 1200 में से 200 जो आइलैंड्स है ठीक है वो इनहेबिटेड हैं, बाकी के फ्री हैं, वहाँ पे मतलब कोई लोग नहीं रहते हैं। फिजिकल जियोग्राफी, द हिमालय माउंटेन्स dominate the physical landscape in the northern regions of the South Asia. Mount Everest is the tallest peak in the world at 29,000 feet. 3 key rivers across South Asia. अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को भी बता दी है कि भाई साउथ एशिया के नॉर्थ में माउंटेन्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, और इसमें से दुनिया की हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट आ जाएगा, जैसे K2 आ जाएगा जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वो ये है कि 3 key rivers across South Asia all originating from the Himalayas, ठीक है। हिमालय से 3 बड़े बड़े दरिया निकलते हैं, कौन कौन सा? इंदस रिवर आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा गंगेज रिवर आ जाएगा, इसके अलावा ब्रह्मपुत्रा रिवर आ जाएगा। ये 3 बड़े बड़े रिवर हैं जो कि हिमालयाज रेंजेस से निकलते हैं, ठीक है। अब ज़रा हम लोग, मैं आप लोगों को ज़रा रिवर्स दिखा दूँ। अच्छा, ये आप लोगों के सामने जो एक ये तस्वीर जो नज़र आ रही है, ठीक है, इसमें रिवर्स दिखाए हुए हैं जी, कि 3 बड़े बड़े रिवर्स जोन से वो मतलब कि ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, इस साइड से, ये हिमालय रेंजेस हैं, यहाँ से 3 बड़े बड़े रिवर्स निकलेंगे। सबसे पहला जो रिवर है दैट इज़ इंडस रिवर, उसकी भी अलग से डायग्राम मैं आप लोगों के सामने शो करता ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। ये है जी आप लोगों के सामने, यहाँ चाइना से निकल रहा है, ठीक है, और ये जा रहा है कहाँ पे? यहाँ पे पाकिस्तान में जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये दरिया काउंट होता है और मज़ीद आगे जाके ये अरेबियन सी में गिर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका इंडस रिवर। इसके अलावा नेक्स्ट फ्लोज थ्रू नॉर्दर्न इंडिया क्रिएटिंग अ कोर रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, मतलब आप लोगों को इंडिया से गुजरता हुआ नज़र आएगा, बांग्लादेश को भी टच करेगा ये। लेट मी शो यू इट्स डायग्राम, ये देखिए जी, ये आप लोगों के सामने आ गया है गंगेज रिवर, ठीक है, ये देखेंगे इंडिया से यूँ गुजर रहा है, ठीक है, और मज़ीद आगे ये बांग्लादेश को भी यहाँ टच करता हुआ यहाँ पे इंडियन ओशन में गिर जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो रिवर है, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, बट एंड देन एंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट वेयर इट नीड्स अप विद द गंगेज इन बांग्लादेश टू फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये कहाँ से जी? ये आपको तिब्बत से निकलता हुआ नजर आएगा, इंडिया में जाएगा, बांग्लादेश में जाएगा, देन बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। इसको भी मैं आप लोगों को डायग्राम दिस, ठीक है। तो ये सारा का सारा है जी गंगेज रिवर, देन बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाएगा। उसके बाद है जी द एक्सटेंसिव थर डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, ठीक है। इसके अलावा सहरा आपको नज़र आएंगे वेस्टर्न इंडिया वाली साइड पे, ठीक है, कुछ सहरा जो उनसे पाकिस्तान में भी मिलेंगे, और जहाँ पर मानसून रेन्स नहीं होती, इनफैक्ट मच ऑफ द साउथ वेस्ट पाकिस्तान रीजन कॉल्ड बलोचिस्तान इज़ ड्राई एंड डेजर्ट कंडीशंस, ठीक है। बलोचिस्तान को देखें, ठीक है, तो वो आपको खुश्क हालत में मिलेगा, वहाँ पर इतनी मानसून रेन्स नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं जी साउथ एशिया के क्लाइमेट की, कि किस तरह का यहाँ पे क्लाइमेट नज़र आएगा आप लोगों को। द क्लाइमेट ऑफ दिस वास्ट रीजन वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम एरिया टू एरिया, ठीक है, एक एरिया से दूसरे एरिया में आप लोगों को डिफरेंट क्लाइमेट नज़र आएगा। साउदर्न पार्ट आर नियरली हॉट इन समर, जो साउथ एशिया का जो साउदर्न पार्ट है वो गर्मियों में क्या होता है? गर्म होता है, ठीक है, और मानसून जब पीरियड चलता है तब बारिशें भी वहाँ पर होती हैं। दी माउंटेन्स नॉर्थ इज कोल्डर एंड रिसीव स्नोफॉल एट हायर एल्टीट्यूड, जब मतलब कि जब हिमालय रेंजेस हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है जी, स्नोफॉलिंग भी होती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। क्लाइमेट चेंज इन साउथ एशिया इज कोजिंग अ रेंज ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। अब जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होता है कि जो साउथ एशिया के जो एरियाज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, वहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटी भी देखी जाएगी, ठीक है। चेंजेस इन एम्बियंट टेम्परेचर एंड, मतलब कि टेम्परेचर आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर, ठीक है। फ्लड्स देखे जाएंगे, ठीक है, जैसे कि रिसेंट जो फ्लड आया पाकिस्तान में वो भी एक क्लाइमेट चेंज का नतीजा है। एवरेज टेम्परेचर राइज वॉज 0.7 डिग्री सेंटीग्रेड बिटवीन 1901 2018, देखिए आप कितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो बढ़ा है। दी लोअर
then this lower than global average temperature rise -1.1 degree Celsius due to cooling effect of aerosols. हिमालय ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग वेरी फास्टली, ठीक है, बहुत तेज़ी से जो ग्लेशियर्स हैं हिमालयस के वो मेल्ट हो रही हैं, और ग्लेशियर्स मेल्ट होने से आप लोगों को पता है क्या होगा कि समंदर का पानी ज़्यादा हो जाएगा, सी लेवल से ज़्यादा आ जाएगा वो, जितना लेवल होना चाहिए समंदर का उससे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, पूरे के पूरे जो आप लोगों के शहर हैं वो तबाह होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जैसे कि ठट्ठा का शहर आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि कराची आप समझ लें, ठीक है, तबाह हो जाएंगे अगर इसी तरह ग्लेशियर्स इसी स्पीड से मेल्ट होते रहे तो, ठीक है। इसके अलावा ऑब्ज़र्व किया गया है कि भाई मानसून जो रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि एक्सट्रीम वेदर की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इससे क्या होगा मज़ीद आगे जो एग्रीकल्चर सिस्टम है साउथ एशियन स्टेट्स का वो इफ़ेक्ट हुआ है और मज़ीद आगे होगा, ठीक है। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। क्लाइमेट हमने डिस्कस कर लिया। वाटर रिलेटेड हैज़र्ड्स लाइक फ्लड, अच्छा मैंने ऑलरेडी बता दी है कि फ्लड जो उनसे वो मतलब एक्सपीरियंस करेंगी ये स्टेट्स। लैंग्वेज की बात हम करते हैं। देयर आर न्यूमरस लैंग्वेज इन साउथ एशिया, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेजेस जो सी हैं वो बोली जाती हैं। इट इज़ होम टू द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, हिंदी उर्दू, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो ज़ुबान बोली जाती है वो मतलब कि हिंदी ज़ुबान बोली जाती है, उर्दू ज़ुबान बोली जाती है, और जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली ज़ुबानें हैं। द सिक्स्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज बंगाली बोली जाती है यहाँ पर। इसके अलावा इंडो इरेनिक बोली जाती है, ठीक है, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस यहाँ पर बोली जाती हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, अर्ली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो साउथ एशिया में जिसको आप नाम दोगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, वहाँ पर मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस जोन सी थी वो इमर्ज्ड हुई थी, ठीक है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी, ठीक है, जिसकी एग्जिस्टेंस जोन सी थी वो मतलब कि 3300 BC से ऑनवर्ड थी, 500 तक BC तक गई थी, ठीक है। इन्होंने एक बहुत ही प्लान स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करवाया था सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, और भी इन्होंने बहुत से काम किए, ठीक है, इनकी डिटेल में नहीं जाना हमें, बस इतना देखना है कि भाई कौन कौन से सिविलाइजेशंस तहजीबें जो सी थी वो मतलब कि यहाँ पर बनी थी। फिर मौर्यन एम्पायर, ठीक है, उसके बाद मुसलमान आए, ठीक है, मुसलमानों की हुकूमत शुरू हुई, दिल्ली सल्तनत आई, ठीक है, देन फिर मुग़ल एम्पायर आए, ठीक है। मुग़ल एम्पायर का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का इन्फ्लुएंस रहा सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है कि भाई एक ईरा स्टार्ट हो गया कॉलोनाइजेशन का, ठीक है, दुनिया कॉलोनाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो गई, और वही कॉलोनाइजेशन जो सी थी वो मतलब कि साउथ एशिया में भी नज़र आई, ठीक है, और ब्रिटिश ने कंट्रोल किया साउथ एशिया को फ्रॉम 1857 से लेके 1947, मतलब जब ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने शुरुआत की और फिर ऑनवर्ड 1947 तक उन्होंने हुकूमत की यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद वो चले गए इसको डिवाइड करके। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं इसकी इकोनॉमी की बात करूँगी। इकोनॉमी सबसे टॉप पर इस टाइम जो इकोनॉमी है साउथ एशियन स्टेट्स की, वहाँ पर आपको इंडिया नज़र आएगा, ठीक है। इंडिया जो सा है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है आगे जाने में, और इसके लिए उसकी जो इकोनॉमी है वो मतलब कि आपको टॉप पर नज़र आएगी साउथ एशियन स्टेट में। दैट्स वाई इंडिया का आपको एक हेजमोनिक सा बिहेवियर भी नज़र आएगा। उसको ऐसा लगता है कि भाई साउथ एशियन स्टेट में मैं सबसे बड़ा हूँ, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, एंड एज वेल एज मेरी इकोनॉमी भी सबसे अच्छी है, ठीक है, तो मुझे सब पर रूल करना चाहिए। लेकिन साउथ एशियन स्टेट में यहाँ पर दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, एक पाकिस्तान और दूसरी इंडिया। तो पाकिस्तान को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। पाकिस्तान कहता है कि ठीक है हम लोग इकोनॉमिकली पीछे हैं आपसे, बट हम भी यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेट हैं और हम कभी भी आपको यहाँ पर रूल नहीं करने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। वाटर से रिलेवेंट कॉन्फ्लिक्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, कश्मीर से रिलेवेंट कॉन्फ्लिक्ट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के हेजमोनिक से बिहेवियर जो सा इंडिया का है वो पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और ये जो स्टेट से बजाय ये कि एक दूसरे को फ़ायदा दें, ये एक दूसरे की लेग पुलिंग करती हैं, ठीक है, और एक दूसरे को आगे नहीं जाने देती हैं और इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई हैं, ठीक है जी। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द रीजन, ठीक है, कितनी
ट्रिलियन की इसकी इकोनॉमी है जी, 3535 ट्रिलियन यूएस डॉलर की उसकी इकोनॉमी है। उसके आगे इससे आगे मज़ीद बहुत से फैक्ट्स फिगर्स हैं, वो आप सारे याद करते जाइएगा। अच्छा, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द साउथ एशियन इकोनॉमी, ठीक है, जो कि साउथ एशियन इकोनॉमी का 80% है। इट्स द वर्ल्ड्स फिफ्थ लार्जेस्ट इन नॉमिनल टर्म एंड थर्ड लार्जेस्ट बाय परचेजिंग पावर एडजस्टेड एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। इंडिया इज़ फॉलोड बाय बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया के बाद बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो मतलब कि अच्छी नज़र आएगी। लाइक 411 बिलियन यूएस डॉलर की उनकी मतलब कि इकोनॉमी है, ठीक है, जो कि अच्छी चल रही है। उसके बाद पाकिस्तान की नज़र आएगी 314 बिलियन डॉलर की, ठीक है। और इसके अलावा रीजन वाइज मतलब कि फिफ्थ नंबर पर है जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है। और फिर श्रीलंका, ठीक है, जो कि सेकंड हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द रीजन। अच्छा, उसके अलावा बाकी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, फिर उनकी जीडीपी मतलब कि होती जाएगी। इन्फ्लेशन जो महंगाई है साउथ एशिया में, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और मज़ीद आगे एक्सपेक्ट की जा रही है कि बढ़ जाएगी, ठीक है। कुछ एरियाज़, कुछ स्टेट्स में कम हो जाएगी, ठीक है, जिनकी इकोनॉमी अच्छी जाती रहेगी, ठीक है। जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं जाएगी, डेफिनेटली वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कर्ज़े वहाँ पर लेने पड़ेंगे। तो So this is all about South Asian states. Okay, this is all about the significance of South Asia, the importance of South Asia. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. Stay tuned and अल्लाह हाफिज.